प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं समाज विज्ञान कक्षा 6वीं इतिहास खंड से। और आज का जो विषय है वो है गुप्त काल के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो काल है वो महत्वपूर्ण है। ये कौन से काल की बात है? ये 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, आज से 1700 साल पहले की बात है। ये देखिए, उस समय हर जगह जो है खेती हो रही थी, गांव जो है सघन हो रहे थे। कई छोटे मोटे जो शहर हैं वो बन रहे थे, बस गए थे। और फिर अनेक छोटे छोटे राज्य भी बनने लगे थे और उनका अपना अपना राजवंश था, राजा थे। तो हम देखें तो हमारे इस क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था इस समय। किस समय? गुप्त काल के समय में। और यहाँ पर जो सिरपुर था, श्रीपुर जो कि उस समय होता था, वो राजधानी है, एक प्रमुख वैभवशाली नगर का रूप ले चुका था। और उस समय देखें तो अभी जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और उड़ीसा राज्य की जो संबलपुर जिले हैं, ये इसके अंतर्गत आता था। उस समय जो है हमारे जो परिक्षेत्र में जो राजा थे वो राजा महेंद्र, उसको तो समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। और समुद्रगुप्त ने महेंद्र से वार्षिक कर लेकर के उसका राज्य वापस भी कर दिया, उसे स्वतंत्र रूप से राज्य करने दिया। ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके बाजू में जो है जो सिरपुर से प्राप्त अवशेष है उसका चित्र आपको दिया गया है, आप देख चुके होंगे। हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त है कौन? ये जो है मगध, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य है, वो गुप्त वंश के राजाओं का वो शासन था। मतलब उस समय जो है गुप्त वंश के जो राजा थे वो अपनी राजधानी बनाए थे मगध को। तो समुद्रगुप्त इसी राजवंश का महत्वपूर्ण राजा था। और उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसको आजकल जो है लोग पटना के नाम से जाने जाते हैं। और उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राज्यों पर हमला कर देते थे, उसको अपने राज्य में मिला लेते थे, ताकि अपना राज्य बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। समुद्रगुप्त भी यही चाहता था। समुद्रगुप्त की प्रशंसा इलाहाबाद के एक स्तंभ खंभे पर शिलालेख पर ये खुदी हुई है। इसी से हमको ये सारी चीज़ें जो है जानकारी मिलती है। शिलालेख के अनुसार क्या है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त, जो कि उत्तर भारत को कहा जाता था, आठवीं राज्य जो कि वनांचल है, और दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के कई राज्यों को हराया। दक्षिणापथ में जिन राजाओं को उसने हराया उनमें से 2 राज्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में थे। वो कौन कौन सा है? वो है दक्षिण कोसल, जिसकी राजधानी सिरपुर थी, और महाकांतार, जो कि वर्तमान में बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र में था। इन दोनों को जो है समुद्रगुप्त ने ये हराया था और अपने राज्य में मिला लिया था। इस तरह से उनका राज्य बहुत बड़ा हो गया था और वो उत्तर भारत के सबसे बड़े राजा बन गए थे। लेकिन उसने दक्षिणापथ के राजाओं को हराने के बाद उनका राज्य जो है वापस जो है लौटा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम जान पाएंगे। देखिए, उस समय उससे पहले गुप्तकालीन जो भारत है वो 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक के बीच का समय में हम देख पा रहे हैं। ये जो बिंदियां हैं यहाँ से, अब ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है ये गुप्त वंश का है। लगभग 400 ईस्वी के लगभग गुप्त वंश का ये राज्य था, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि सिंधु नदी ये आपके पश्चिम की ओर, इधर जो है देख पा रहे हैं पाटलिपुत्र, मगध, वाराणसी तक, और नीचे में हम देखें तो ये पूरा उज्जैनी नर्मदा नदी तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा। तो क्यों आर्यावर्त के राजाओं को जो है अपने राज्य में मिला लेते थे, लेकिन दक्षिण के राजाओं को राज्य में नहीं मिलाया? भाई, समुद्रगुप्त न केवल योद्धा था बल्कि कला प्रेमी था। उसके द्वारा उस समय में जो है ढाले गए जो सोने के कुछ सिक्कों से उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त के बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बना और उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार किया और दक्षिण में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं से दोस्ती की। उसका राज्य बंगाल से गुजरात तक फैला हुआ था। तो हम ये देखें कि क्यों जो है राजा को जो है वापस कर दिया जाता था उनके राज को। देखिए, एक प्रकार से जीतने के बाद उनको जब वापस करते हैं तो एक हो जाता है संधि, एक मित्रता। और जब ये मित्रता हो जाती है तो एक प्रकार से
मतलब आने वाला दिन में जो है उससे फिर से आक्रमण होने की उम्मीद कम ही रहती है। तो ये इस प्रकार से ये अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए ये वापस जो है उनको दे देते थे। ये प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने महेंद्र को उसका राज्य क्यों लौटाया होगा। तो यही कि अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए। आगे हम देखें तो पाएंगे कि जो गुप्त वंश में जो अन्य महत्वपूर्ण राजा हुए, जिसमें से कुमार गुप्त है, स्कंद गुप्त है, ये भी प्रसिद्ध हैं। और इन वंश का शासन जो है लगभग 500 ईस्वी तक चलता रहा। भारतीय विज्ञान, कला और धर्म आदि के प्रगति के लिए यह काल बहुत महत्वपूर्ण था, तो जिसके कारण से लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। गुप्त काल में जो लोगों का जीवन था वो कैसा था, कैसे पता हम लगाते हैं कि तो उस समय की पुस्तकों से पता लगता है, जो कि धर्म, कहानी, नाटक, विज्ञान से संबंधित थी, जिनको पढ़ करके हम उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। कई शिलालेख भी हैं और जिससे जानकारी हमको मिली हुई है। चीन से कई यात्री जो है भारत भी आए थे, वे लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और मानते हैं उस चीज़ को। तो बौद्ध पुस्तकों को पढ़ने और बुद्ध से संबंधित स्थानों को देखने के लिए भारत आते थे। तो उनमें से एक थे फाहियान, जो कि चीनी यात्री थे और अपने यात्रा के अनुभवों का विवरण अपनी पुस्तक में लिखा है। और उससे भी हमें भारत के बारे में कई बातें की जानकारी मिलती है। देखिए, एक विदेशी आया और यहाँ के बारे में लिखा। अच्छा है कि उसने लिख दिया, नहीं तो भारत के इतिहास के बारे में हमको कम ही जानकारियाँ मिलती है। तो फाहियान ने क्या लिखा था कि यहाँ के लोग धनी और सुखी हैं, उन पर लगान का अधिक बोझ नहीं है, न ही उन पर शासकीय रोक टोक है। यहाँ के लोग किसी जीव का हत्या नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, प्याज या लहसुन को केवल चांडाल खाते हैं। बौद्धों के कई मठ हैं जिन्हें घर, बगीचे, कृषक और बैल सहित खेत दिए गए हैं। ये इस प्रकार से फाहियान ने अपनी पुस्तक में लिखी है। भारत में मठों का बहुत सम्मान होता था। मठों जिस पर जो है बौद्ध लोग रहते थे, तो उनको जो है खेती हर ज़मीन जो है दान दी जाती थी, जाकि जिसकी उपज से जो है मठ चलता रहे। और मठों में रहने वाले जो साधु हैं खुद अपने खेतों में काम करते थे। लोगों में अहिंसा की भावना थी, अहिंसा में विश्वास करते थे। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन तो होता था। भारतीय लोग शाकाहारी भोजन को पसंद करते थे। भारत में लिखी गई दूसरे पुस्तकों से पता चलता है कि फाहियान ने कुछ कथन अब पूरी तरह से वो सही नहीं लिखा है, लेकिन दूसरों ग्रंथों से पता चल जाता है कि भारत में जाति प्रथा और छुआछूत की भेदभाव ये था। शहर के ऊंचे वर्ग के लोग सुसंस्कृत जीवन बिताते थे। कविता, नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला में विशेष रुचि रखते थे। और उन दिनों उच्च वर्ग की महिलाएं किसी तरह से कि रोक लगने लगे और बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी करना, सती विवाह, सती प्रथा, विधवा के मरे हुए पति के साथ जलाना, ये आदि कुरीतियाँ जो है शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से देखें तो शहरों में गरीबों की हालत दयनीय हो गई थी। और उस समय दूर देशों से व्यापार कम हो रहा था। इस कारण से उद्योग धंधे भी मंद पड़ रहे थे। लोग काम के अभाव में शहर छोड़कर गांव जाकर बसने लगे। उल्टा हुआ, शहर छोड़ करके जो है गांव आ रहे हैं, तो इससे बड़े शहर जो है छोटे होने लगे थे। तो इस प्रकार से देखें तो शिलालेख व पुस्तकों से हमें यह भी पता चलता है कि भारतीय ब्राह्मण मठों व बौद्ध विहारों को गांव दान के दान में ये दे देते थे। दान प्राप्त करने वाले लोग, जिनमें हम देखें तो किसानों से खेती करवाते थे वे लोग, और उनसे मिली आयों से अपना काम चलाते थे। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं धर्म के विषय में। देखें तो उस समय वैदिक धर्म ने बौद्ध और जैन धर्मों से जो है कई बातों को अपनाया था। वैदिक धर्म में अहिंसा पर जोर दिया जाने लगा था। छोटे बड़े जो संप्रदाय की बातों को अपनाया गया वैदिक धर्मों में। लेकिन जैसे शिव, देवी, विष्णु की पूजा आदि जितने भी हैं पुराने जो देवता हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, इन लोगों को कम महत्व दिया जाने लगा। अब यज्ञ में देवी देवता के स्थान पर जो है मंदिर बना करके पूजा अर्चना करना लोकप्रिय होने लगा। और इस प्रकार से देखें तो ये धर्म में भी परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान में हम देखें तो आर्यभट्ट ने
499 ईस्वी में आर्यभट्टीय की रचना की थी, जिनमें उन्होंने अनेक जटिल गणितीय सवालों का निदान किया था। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गेंद की तरह है और अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस प्रकार से देखें तो आर्यभट्ट ने बहुत कुछ चीज़ें बताई हुई है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में। कोई राहु केतु के निकलने की बात नहीं होती। तो उस समय तो खैर ये अभी बहुत आसान है स्वीकार करना, लेकिन उस समय कम लोगों ने ही इसे स्वीकार किया था। इस काल के जो प्रमुख एक और व्यक्ति थे, एक जो वैज्ञानिक बराहमिहिर थे, इन्होंने खगोल शास्त्र और फलित ज्योतिषी जो कि भविष्य बताने का काम को जोड़ने का प्रयास किया था। आधुनिक विज्ञान में पृथ्वी से संबंधित अत्यधिक जानकारी जो है आर्यभट्ट को ही सही सिद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट ने बहुत कुछ बता दिया था। साहित्य में हम देखें गुप्त काल के साहित्य में तो संस्कृत भाषा उच्च कोटि के साहित्य इसमें रचे गए थे, जिसमें जो महान कवि थे वो है कालिदास, भारवी, शूद्रक, माघ इत्यादि थे। और विष्णु शर्मा ने तो पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी थी। इसके अतिरिक्त नारायण पंडित ने हितोपदेश की कहानी लिखी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से कुछ जिनमें से जो सबसे प्रमुख कालिदास थे, और कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं मेघदूतम और कुमार संभवम, इनके बारे में आप जानती होंगे। और उनका विज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व प्रसिद्ध है। इस समय के साहित्य के प्रमुख रूप से जो मनुष्य की भावनाएं और समस्याओं पर व्यापक वर्णन है। तो चित्रकला देखते हैं बच्चों, तो उस समय भी चित्रकला आदि क्षेत्र में ये प्रगति हुई। अजंता की गुफा का जो भित्ति चित्र देखें या महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ पर ये आधारित थी। तो इस प्रकार से ये चित्र भी बने हुए हैं। आप देख पा रहे हो कि ये वाला चित्र भीतर गांव में बना विष्णु मंदिर कानपुर की जगह है, कि किस प्रकार से जो है ये अवशेष के रूप में ही बच पाए हैं, इसको किस तरह से संभाला जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ में जो गुप्तकालीन कला थी उसमें से हम देखें तो जो ईंटों से बने वास्तुकला की एक अनुभव कृति छत्तीसगढ़ में भी है, जो कि 650 ईस्वी के आसपास बना सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये क्या है? ये है अनुपम कृति, जिसको जो है गुप्त काल में बनवाया गया था, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़। और यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो आपको दिखाई वो देगा। तो ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखें सिरपुर में माघ पूर्णिमा और बौद्ध पूर्णिमा के पर्व पर सिरपुर में मेला लगता है। तो ये इस प्रकार से होता है, माघ पूर्णिमा और बौद्ध पूर्णिमा के पर्व पर सिरपुर में मेला लगता है। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा आज की अध्याय की जो महत्वपूर्ण तथ्य है। आशा है आप हमसे जुड़े रहेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।